तो बच्चों आज हम बात करेंगे बोहर इफ़ेक्ट एंड हल्डन इफ़ेक्ट। सेपरेट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि ये जगह पे बच्चों को बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो मैं भी तो देखूँ कि बच्चों को कैसे बोहर इफ़ेक्ट और हल्डन इफ़ेक्ट समझ में नहीं आता, क्या दम है इसमें, ठीक है। तो मैं मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो बच्चों कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर सिंपल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ आपके लिए। ये मानिए कि ये क्या है, लांग का जो छोटा सा यूनिट जिसका नाम है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, राइट। और यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करूँगा नहीं, यहाँ पर मान बना रहा हूँ मैं एक वेनस ब्लड का सर्कुलेशन, वेनस ब्लड का सर्कुलेशन। और इस साइड में मैं बना रहा हूँ आर्टेरियल ब्लड का सर्कुलेशन, आर्टेरियल ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक। और बीच में यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक टिश्यू, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक टिश्यू, राइट। ये हो गया एक टिश्यू। तो ये टिश्यू, ये हो गया आपका आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड जिसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और इधर साइड में मैंने जो बनाया ये रहेगा वेनस ब्लड, वेनस ब्लड, वेनस ब्लड जिसमें क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। ये क्या है बताओ बच्चों, अब देख के बताइए। ये जो है आरबीसी है, और ये आरबीसी मैंने ब्लैक इसलिए बनाया क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें क्या है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और इधर साइड में मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये क्या है बताइए आप, ये भी आरबीसी है। पर ये आरबीसी को मैं रेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें ढेर सारा क्या है, ऑक्सीजन जमा है, ऑक्सीजन है। और ये टिश्यू में ऑलवेज क्या रहता है, ऑक्सीजन का डिमांड रहता है, ऑक्सीजन का डिमांड रहता है। और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके टिश्यू ऑलवेज क्या प्रिपरेशन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन कराता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से ये आरबीसी इसमें लेके कहाँ पर जाता है, वेनस ब्लड में। और यहाँ पर टिश्यू में ऑक्सीजन का डिमांड रहता है, मैंने बताया। तो ये टिश्यू में ऑक्सीजन लेके कौन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये आर्टेरियल ब्लड लेके आता है। तो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने के बाद ये आरबीसी जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड होके ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर कहाँ पर जाता है, वेनस ब्लड में जाता है। वेनस ब्लड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये किसके पास जाता है, लंग्स के पास। किसके पास जाता है, लंग्स के पास से। ये जैसे कि मैंने बताया एल्वियोलाई। और लंग्स के पास से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू, नाक के ओपनिंग के थ्रू ये कहाँ पर बाहर चला जाता है। और ये जो अपने सांस लिया था, जो सांस लिया था यहाँ पर, जो अपने सांस लिया था, तो सांस के साथ क्या आया था, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और यही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही आरबीसी जो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा तो ये ऑक्सीजन को लेके कहाँ पर जाएगा बताइए, ये लेके जाएगा आपका आर्टेरियल ब्लड में। तो ये हो गया बेसिक स्कीम। अब आपको मेन टॉपिक में मैं एंटर कराता हूँ, उसके पहले मैं कुछ आइडिया आपको डेवलप कराना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर से मान लीजिए मैं आर्टेरियल ब्लड से 100 ml ब्लड पिकअप किया। कितना ब्लड लिया यहाँ पर, आर्टेरियल ब्लड से 100 ml ब्लड यहाँ पर लिया। यहाँ पर मैंने लिया 100 ml ब्लड, ठीक है। और मैंने पिछले बार आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बताने के समय बताया था, 100 ml ब्लड में अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना रहता है, 15 ग्राम जो है वो क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है 100 ml ब्लड में। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन करीबन कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये कैरी करता है करीबन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये पर मिनट। तो पर मिनट 100 ml जो ब्लड है, इसका मतलब क्या है, पर मिनट 100 ml ब्लड टिश्यू को कितना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। पर यहाँ से जब 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दिया तो इसने आरबीसी ने क्या करा, ये
4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लिया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास CO2 के पास क्या है, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कितना उठाया, 4 ml उठाया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml लेके जा रहा है, और 4 ml में कितना है आपका करीबन 4 ml है ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन है कि बाकी जो 1 ml ऑक्सीजन है जो यहाँ पर आया था, यहाँ पर टिश्यू में दिया था इसने 5 ml ऑक्सीजन, और ये लेके जा रहा है कितना 4 ml CO2, तो बाकी जो 1 ml का ऑक्सीजन है वो कहाँ पर गया, वो कहाँ पर गया। ये एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, C6H12O6 ये क्या है, ये हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर बनता है ATP। ATP मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनता है, ATP बनता है, और क्या बनता है, यहाँ पर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो CO2 में कितना ऑक्सीजन मौजूद है बताइए, 4 ml। और मेरा क्वेश्चन ये था कि बाकी जो 1 ml है वो कहाँ पर गया। अब देखिए यहाँ पर बाकी जो 1 ml वो कहाँ पर चला गया, मेटाबॉलिक वाटर के साथ, यहाँ पर वाटर बनता है। ठीक है, तो इसलिए टिश्यू के पास क्या होता है, जब जो कोई टिश्यू रहता है, टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कितना देता है, 100 ml ब्लड 5 ml। और टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेके जाता है, 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। और बाकी जो 1 ml ऑक्सीजन वो किसके साथ चला जाता है, वाटर के साथ चला जाता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। तो बच्चों बेसिक स्कीम आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, एल्वियोलाई है, मतलब ये कौन सा साइड है, पल्मोनरी साइड, पल्मोनरी साइड। ठीक है, और पल्मोनरी साइड में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज बोले तो क्या है, यहाँ पर से आरबीसी के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन अपलोड होता है, और आरबीसी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे के चला जाता है। ठीक, और ये ऑक्सीजनेटेड आरबीसी कहाँ पर आ जाता है, आर्टेरियल ब्लड में, और आर्टेरियल ब्लड आके पेरिफेरल टिश्यू में आ जाता है। ये कौन सा जगह, ये हो गया पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू। आर्टेरियल ब्लड पेरिफेरल टिश्यू में क्या लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, और ऑक्सीजन को टिश्यू को क्या करता है, सप्लाई दे देता है बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी। तो ऑक्सीजन को जब सप्लाई दे देता है तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके टिश्यू क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, ये जो आरबीसी है ये क्या करता है, वेनस ब्लड में लेके जाता है, और वेनस ब्लड फर्दर घूम फिर के कहाँ पर जाता है, यहाँ पर लंग में, और लंग में जाके फिर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये बेसिक स्कीम है। अब देखिए मानिए कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या करा, टिश्यू के पास एक आरबीसी लेके आया, जस्ट एक आरबीसी बनाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, एक आरबीसी लेके आया, और ये आरबीसी के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए जब भी ऑक्सीजन यहाँ पर लेके आया तो क्या है, टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन का डिमांड है, और टिश्यू में ऑलरेडी क्या है, टिश्यू में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोड से क्या किया, मैं पार्शियल प्रेशर के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, मैं बेसिक आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर बोर इफेक्ट और हॉल्डेन इफेक्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि पार्शियल इफेक्ट को मैंने डिटेल्स में बात करा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये पार्शियल प्रेशर के थ्रू क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, माइग्रेट करके कहाँ पर चला जाता है, आरबीसी के पास चला जाता है। तो यहाँ पर ये CO2 कहाँ पर चला गया, आरबीसी के पास चला गया। तो CO2 जब भी आरबीसी के अंदर चला जाएगा तो क्या होता है, CO2 इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। तो टॉक्सिक CO2 को इस तरह से नहीं रख सकते, तो टॉक्सिक CO2 को ये क्या करता है, आरबीसी जो है पानी के साथ मिला देता है, H2O के साथ मिला देता है। तो H2O के साथ जब ये मिला देता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये आगे जाके एक प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO
3 कार्बोनिक एसिड बना देता है। कहाँ से कार्बोनिक एसिड बनाता है? CO2 combine when combine with H2O, then they together make carbonic acid by the help of a very special enzyme, by the help of a very special enzyme, and this enzyme is called कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोलेंगे बच्चों ये एंजाइम को? इसको बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में और एक जानकारी रखिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम फाउंड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के पाए जाने वाला सबसे तेज एंजाइम है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है क्या करा, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आरबीसी के अंदर अगर एसिड बनते जाएगा तो क्या है? आरबीसी एसिड के बारे में क्या हो जाएगा? इसका मौत हो जाएगा। एसिड के बारे में इसका क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। तो एसिड नहीं रख सकते, तो ये क्या करा? कार्बोनिक एसिड को फिर से कन्वर्ट कर दिया HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर दिया और एक तरह का डेंजरस आयन बनाया जिसका नाम H+। ठीक है, जिसका नाम क्या है? H+। अब देखिए ये आरबीसी में हटा देता हूँ, H+ आयन यहाँ पर बन गया। तो H+ आप जानते हैं कि pH के साथ रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो H+ आयन अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो pH क्या होगा? ब्लड का pH क्या होगा? डिक्रीज, मीन एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक pH क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ब्लड का आप ये भी जानते हैं कि ब्लड का एक पर्टिकुलर pH रहता है। ब्लड का पर्टिकुलर pH कितना है? 7.4 एग्जैक्टली। ब्लड का जो pH है वो क्या है? 7.4। ठीक है, तो ये 7.4 जो pH है ये क्या है? स्लाइटली बेसिक। तो ये pH को आरबीसी को मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी यहाँ पर H+ आयन बना तो आप ये भी जानते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या रहता है? एक स्पेशलाइज प्रोटीन जिसका नाम हीमोग्लोबिन। हाँ, एक बात और, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये जो रिएक्शन है कार्बोनिक एसिड से, ये किसको? H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। ठीक है, किसके सहारे में ये बनाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के सहारे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो H+ आयन ये क्या करेगा? ये जो आरबीसी का pH ये इंक्रीज करा देगा। पर यहाँ पर क्या है? ये हीमोग्लोबिन भी है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये H+ आयन को हुक कर लेता है। तो आपको ये भी बताया था कि हीमोग्लोबिन क्यों हुक करता है, इसको उठा लेता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इज ए बफरिंग प्रोटीन। ये एसिड बेस को क्या करता है? एसिड बेस जो है इसको बैलेंस करता है। तो बैलेंस करेगा पर एक हद तक। तो देखिए यहाँ पर H+ आयन जब भी हीमोग्लोबिन उठाता है तो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे क्या होता है? एसिडिक होने लगता है। और ये एसिडिक हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो ये तेजी से क्या करता है? ऑक्सीजन को पेरिफेरल टिश्यू में सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? H+ आयन बनने के वजह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये आरबीसी का अंदर ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ले लेता है तो इसका pH क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है आरबीसी का। और ये डाउन pH क्या करता है? क्या करता है? इजीली ऑक्सीजन को बहुत स्पीड में डिलीवरी दे देता है। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल टिश्यू में बोहर इफेक्ट, BOHR, बोहर इफेक्ट। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे बच्चों? बोहर इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना, बाइकार्बोनेट आयन को क्या करेगा? ये प्लाज्मा में शिफ्ट कर देगा। ये एक प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन इसको प्लाज्मा में शिफ्ट करेगा, ये प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोटीन का नाम हो गया Band3। क्या नाम है बताओ? Band3 प्रोटीन। ये Band3 प्रोटीन क्या करेगा? बाइकार्बोनेट आयन को HCO3- आयन को बाहर शिफ्ट कर दिया, तो सेल क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल बैलेंस को खो दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पर एक क्लोरीन आयन को सेल अंदर ले लिया, आरबीसी अंदर ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल टिश्यू में बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट, मतलब क्लोराइड शिफ्ट। इसको, ये घटना को याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आए ये कि बोहर इफेक्ट क्या है? बोहर इफेक्ट खाली यही है, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जब आरबीसी के अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है?
ये जो आरबीसी है इसका पीएच क्या करता है, डाउन कर देता है। और डाउन पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच बन जाता है। जो एसिडिक पीएच क्या करता है, हीमोग्लोबिन को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता, सॉरी एसिडिक पीएच में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी टिश्यू में क्या करता है, डिलीवरी दे देता है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे पेरिफेरल इफेक्ट में, पेरिफेरल टिश्यू में बोहर इफेक्ट। और ये बोहर इफेक्ट के अलावा आपको ये मैंने सिखाया यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट। अब देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आप कहाँ पर चला गया, पेरिफेरल टिश्यू में चला गया। चलो ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम को हटा देता और यहाँ पर एक बड़ा सा आरबीसी मैंने फिर से ड्रॉ करता, ठीक है। अब आपको दिखाऊंगा मैं पेरिफेरल टिश्यू में क्या है हल्डेन इफेक्ट कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कि बोहर इफेक्ट जो है ये कहाँ पर होकर होता है, पेरिफेरल टिश्यू में। और क्या है, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी में अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक बना दिया, ठीक है, ब्लैक बना दिया। अब देखिए प्लाज्मा में यहाँ पर क्या भेज दिया, बाइकार्बोनेट। यहाँ पर क्या है, HCO3-। तो यहाँ पर एक प्रोटीन बनाया था जिसका नाम क्या है, बैंड 3। बैंड 3 प्रोटीन क्या किया, अभी बाइकार्बोनेट आयन को क्या किया, अंदर भेज दिया, HCO3-, इसको अंदर भेज दिया, ठीक है। और जब भी अंदर भेज दिया तो क्या करा, ये जो क्लोरीन इसने अंदर लिया था, ये क्लोरीन को इसने बाहर भेज दिया, Cl- को बाहर भेज दिया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इस घटना को बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI ये याद रखना, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये पर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आयन अंदर चला है, तो बाइकार्बोनेट आयन के साथ यहाँ पर मिल गया कौन, H+। जो H+ क्या, ये हीमोग्लोबिन ने पकड़ के रखा था। तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर फर्दर बैक रिएक्शन होगा, यहाँ पर बन जाएगा H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और ये रिएक्शन जो है ये कौन कंडक्ट कराएगा, ये कंडक्ट कराएगा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी कराएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बैकवर्ड रिएक्शन को भी कराएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉब्लम बन गया, फिर क्या है, सेल ये अनस्टेबल प्रोडक्ट में आ जाता है। तो सेल क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को H2O एंड CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब भी CO2 बन जाता है तो ये CO2 क्या होता है, ये लंग्स के थ्रू ये बाहर क्या हो जाता है, चला जाता है। अब देखिए जब भी CO2 बाहर चला गया, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये बिल्कुल फ्री हो गया। क्या है, ये बिल्कुल फ्री हो गया। और जब भी CO2 सेल के बाहर चला गया तो इसका pH क्या है, मतलब किसका, मतलब लगभग जो ब्लड में जो pH रहता है 7.4 इसके आसपास आएगा, मतलब बेसिक pH बन गया, एसिडिक pH से बेसिक pH बन गया। तो ये बेसिक pH क्या करेगा, ये जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर लोड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हीमोग्लोबिन का दो ऑपोजिट इफेक्ट। यहाँ पर पेरिफेरल टिश्यू में ये क्या करा, जल्दी से जल्दी क्या करा, ऑक्सीजन को पेरिफेरल टिश्यू में सप्लाई कर दिया। और यहाँ पर क्या करा, जल्दी से जल्दी CO2 को पल्मोनरी टिश्यू में क्या कर दिया, भेज दिया। और ऑक्सीजन को क्या करा, हीमोग्लोबिन के ऊपर जल्दी से जल्दी लोड कर लिया। तो ये ऑपोजिट इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट है पल्मोनरी टिश्यू में, पल्मोनरी साइड में, इसको बोलेंगे हल्डेन इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, हल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो हल्डेन इफेक्ट कहाँ पर होता है बच्चों, बताइए। हल्डेन इफेक्ट होता है पल्मोनरी टिश्यू में। और यहाँ पर मैंने 3-4 चीज़ बताई, एक हल्डेन इफेक्ट, एक रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, एक क्लोराइड शिफ्ट पेरिफेरल टिश्यू में, और बोहर इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 ml क्यों जाता है, और बाकी 1 ml ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ चला जाता है। ये रिलेशन आपको पहले से मैंने डेवलप करा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका ऑल अबाउट बोहर इफेक्ट एंड हल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।